Hello everyone, I'm Aditya Shinkaramani. I'm an intern at Law Minds. I'm a first year law student. My topic is contempt of court in Indian context basically. In this video we will discuss about the comprehensive overview of a legal framework and what the types of contempt and the implication and the contempt of court इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बेसिकली बिकॉज हम इंडियन लॉ पढ़ते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारे इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की क्या ओवरव्यू है, क्या परिभाषा है और कैसे ये काम करता है, तो हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग ये पढ़ेंगे, द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बेसिस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स में हमें दिया गया है आर्टिकल 129 एंड 215 that grant the Supreme Court and High Court respectively the power to punish for their contempt themselves. They are also known as कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में आर्टिकल 129 और 215 में सुप्रीम और हाई कोर्ट को दोनों को ये पावर दिए गए हैं कि वो अगर कोई भी कंटेम्प्ट होता है तो वो पनिश कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, इट्स एन स्मॉल ओवरव्यू। व्हाट इज कंटेम्प्ट of Court Act 1971. This primary legislation defining the contempt limitations and the power of court regulating the procedure। उसमें भी हमारे जो एक एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विच इज 19 जो एक्ट हमारे को 1971 में मिला था, ये उस टाइम वो फॉर्म हुआ था। तो बेसिकली इसमें हमारे को पावर के बारे में बताया गया है, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ दैट पावर एंड हाउ टू द regulates that procedures एंड इनहेरिटेंस जुडिक्शन। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हम लोग स्टार्टिंग से या फिर चले आ रहे जुडिक्शन को कैसे मतलब मैनेज करते हैं, जो हमारे को मतलब हमेशा से मिला हुआ है, कैसे जुडिक्शन वर्क करता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। ये हमारे जो भी पावर ऑफ ये पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये हमारे को इनहेरिटेंस है कि अगर कोई भी कोर्ट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो जुडिशरी विल बी पनिश दैट। वो उसके कह सकते हो जीन्स में है कि वो पनिश करेगा। तो दैट विल बी एंड द इफेक्टिव। ये पनिशमेंट क्यों ज़रूरी होता है, दैट वी नीड टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ कोर्ट। बेसिकली अगर कोर्ट में मान लो कि अगर हम लोग बैठे हुए हैं, आई विल गिव यू लेमन एग्जांपल, कि अगर हम लोग बैठे हुए हैं इन कोर्ट रूम और हम लोग मोबाइल चला रहे हैं तो इट्स अ डिसरिस्पेक्टेबल थिंग टू डू इन कोर्ट। बिकॉज अगर आप किसी जज के सामने बैठे हो और वहाँ पे आप अगर फ़ोन चला रहे हो तो इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टेबल टू द जुडिशरी एज वेल एज द कोर्ट डेकोरम। ये ब्रेक करता है कोर्ट डेकोरम को बेसिकली। और ये कोर्ट के अंदर जो भी चीज़ें चल रही होती है ताकि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक प्रोफेशनलिज्म में चल सके, तो दैट्स वाई वी इंश्योर दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो तो उसको हम लोग पनिशेबल करें ताकि आगे से ये चीज़ ना हो पाए। तो लेट्स मूव। या तो 1 minute। The Law Commission in 27th report has stated that the Contempt of Court is an Act of 1971 is not power to punish but is a procedure statute। ठीक है, पहले ये था कि इसके पावर टू पनिशमेंट तब नहीं थे, बट अब एक्चुअल सोर्स कहाँ से आया है तो हम लोग ये जानेंगे। ये एक्चुअली जो हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में ये दिया हुआ है कि जो हमारे सेक्शंस में मेंशन है या फिर जो हमारे एक्ट में मेंशन है, इट्स पावर टू पनिश है। और ये पावर टू पनिश नहीं है, बेसिकली एक प्रोसीजरल स्टैट्यूट है। क्या प्रोसीजर होगा अगर कोई अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देता है तो उसमें क्या प्रोसीजर एक्चुअल में फॉलो होता है, तो वो हमारे इसमें मेंशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। व्हाट वाज द एक्चुअल सोर्स। अब आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्चुअल में आया कहाँ से, क्या एक्चुअल सोर्स है। तो हम लोग आज पढ़ते हैं व्हाट इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स ऑफ कंटेम्प्ट रिसाइड द आर्टिकल 129 and 225 that make Supreme Court and High Court court of record, they have power to give punishment for their contempt। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्टिकल 129 और
215 में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो कोई भी अगर इंसान या कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन जो है कंटेम्प्ट करता है तो उसके लिए वो पनिश कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात। तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अगर ये चीज़ सेम चीज़ अगर लोअर कोर्ट में होता है तो उसमें क्या होगा। तो इसमें भी हमारे को दिया गया है सेक्शन 14 में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 empower the Supreme Court and High Court action in to take action in cases of their own content. Section 15 Act empower the Supreme Court and High Court act in cases the contempt made against the court and अदर देन द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी मानो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को छोड़ के कोई भी अगर कंटेम्प्ट कहीं दूसरे कोर्ट में होता है तो उसकी भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास दी गई है कि अगर आपके पास अगर कोई दूसरे कोर्ट पे मान लो लोअर कोर्ट में होता है या फिर कोई सब्जेक्ट कोर्ट या फिर जो भी फैमिली कोर्ट वगैरह जितने भी टाइप के कोर्ट आते हैं तो उस सब में अगर मान लीजिए आपके कंटेम्प्ट होते हैं तो आप क्या करते हैं तो बेसिकली जो वहाँ के हर स्टेट के एक एडवोकेट जनरल होते हैं जिसे हम लोग इन लेमन लैंग्वेज में हेड ऑफ द स्टेट लॉयर बोलते हैं और उसे सरकारी वकील भी कहा जाता है। तो वो एक एप्लीकेशन देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की ये कंटेम्प्ट है तो वहाँ से फिर वो रेगुलेट होता है। एक्चुअली पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ही पास है बट इट इज़ द प्रोसेस कि अगर आपके लोअर कोर्ट में अगर कोई भी कंटेम्प्ट होता है तो वहाँ के जो एडवोकेट जनरल है जो स्टेट के हेड ऑफ एडवोकेट है हेड लॉयर है तो वो जाके एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो बेसिकली अब हम लोग चैप्टर 2 में इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना दो तरीके होते हैं। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हम लोग समझ गए कि कोर्ट में अगर कुछ भी बुरा होता है या फिर कोर्ट के जो डेकोरम को ख़राब करता है तो वो बेसिकली कंटेम्प्ट होता है एंड उसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। बट कंटेम्प्ट दो तरीके के होते हैं सिविल वर्सेस क्रिमिनल। द एक्ट 1975 clearly distinct between the primary forms of contempt, each with the distinct with action and intent. सिविल कंटेम्प्ट उसको कहते हैं द willful disobedience to any judgment or degree and direction of order or read or the process of court or the willful breach of an undertaking given to the court। तो ये इंग्लिश में इसने मैंने पूरा लिख दिया है बट इसकी मीनिंग को समझते हैं आइए। तो विलफुल डिसोबीडियंस विलफुल मतलब अपनी मर्जी से हम लोग उसको डिसओबे कर रहे हैं टू एनी क्या डिसओबे कर रहे हैं टू एनी जजमेंट डिक्री एंड डायरेक्शन और ऑर्डर और एनी रेट टू द अदर प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट will or the willful breach of undertaking given to the court। ये ब्रीच willful breach of undertaking given to the court क्या है। ये बहुत प्यारा मीनिंग है इसका। मतलब मान लीजिए अगर मैंने कोर्ट को प्रॉमिस करा है कि मैं ये काम कर दूंगा और मैं उस प्रॉमिस को तोड़ देता हूँ कि मैं ये मान लो अगर किसी एक्स पर्सन को मैं कोर्ट के सामने मैंने प्रॉमिस करा है कि मैं इसको बंद करा दूंगा ये काम इतने तारीख को और मैंने उसको नहीं बंद कराया तो वो एक तरह का जो भी प्रॉमिस हम लोग कोर्ट के पास करते हैं और हम लोग उस प्रॉमिस के ऊपर खड़े नहीं उतरते हैं तो वो एक तरह का इसका मीनिंग यही होता है द ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। ओके it basically focus on non-complex and the remedy is often complex is or compensation। ठीक है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है बेसिकली क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये होता है पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एनी एक्ट विच इज सैंडलाइज द प्रीजेडेंस ऑफ inheritance with the judicial proceedings or the administration of justice। Basically, it focuses on the undermine the judicial authority and punishment is privative imprisonment or fine। तो जैसे कि मान लो कि इसमें मैं समझाता हूँ क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है पब्लिकेशन ऑफ एनीथिंग जैसे कि जिससे कोर्ट के सेंटिमेंट्स या फिर कोर्ट के जो स्टैंडर्ड्स है वो उसको वो लो डाउन ले डाउन कर रहा है या फिर उसको डाउन कर रहे हैं तो वो भी एक कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। और बेसिकली
interfere with the judicial proceedings and administration of justice too। मतलब अगर कोई भी इंसान कोर्ट के बारे में कुछ भी गलत लिख देता है या फिर कुछ गलत कमेंट पास कर देता है, इवन अगर कोई भी कार्टून में भी अगर कोर्ट के बारे में या जुडिशरी के बारे में कोई भी मजाक या जोक, तो ये भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका फोकस ये होता है टू अंडरमाइन टू अंडरमाइनिंग द जुडिशरी अथॉरिटी एंड पनिशमेंट इस क्या होते हैं उसके अंदर, आपका इम्प्रिजमेंट होता है और फाइन होता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो सेक्शन 2C में डिफाइंड है अ, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, तो सेक्शन 2C, the criminal contempt is the publication, whether the words or the words spoken or written or any sign or by any visual representation otherwise of any matter that doing any of other act whatsoever which is in scandalize or trends to scandalize the lower the trends of the court authority and prejudging the interfering the trends and due to the course of any judicial proceedings that interferes with the obstruction and create obstruction to the administration justice in any manner। मान लो अगर कोई भी जो भी चीज़ें चल रही हैं जिसके थ्रू कोर्ट में जो भी है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, बेसिकली यहाँ पे ये मेंशन है, देखिए, स्पोकन वर्ड, साइन मैटर, एनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड ड्यूरिंग दी स्कैंडलाइज ऑफ कोर्ट ट्रेंड। जैसे कि कोई भी कमेंट पास कर देता है, कोई भी जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है, कोई भी पोस्ट वगैरह, कोई भी ट्विटर पोस्ट, जैसे कि मान लो ट्विटर ने मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि मान लो कोई भी अगर ट्विटर ने एक जुडिशरी के ऊपर पोस्ट डाल दिया और जुडिशरी ने बोला ये पोस्ट आप हटा दो, और ट्विटर विल भी प्रॉमिस कि मैं ये पोस्ट हटा दूंगा, और उसने अगर नहीं हटाया तो इट्स ऑल्सो अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ओके, तो बेसिकली सेक्शन 2C में क्रिमिनल कंटेम्प्ट डिफाइंड है, और सेक्शन 3 में इसके डिफेंसेस है कि सम केसेस में क्या क्या डिफेंसेस हो सकते हैं। इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉट अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट। कोई अगर किसी को पता नहीं है उसके बारे में, वो गलती से मतलब पोस्ट कर दिया गया है, तो वो एक इनोसेंट पब्लिकेशन में आ जाएगा और वो कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं होता। एंड फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसेसिंग, अगर अगर कोई भी जुडिशियल प्रोसीजर चल रहे हैं, कोई भी केस अगर कोर्ट में चल रहा है, अगर उसके बारे में हम लोग कोई अगर रिपोर्ट अगर मीडिया पब्लिश करती है, और एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो भी एक्यूरेट रिपोर्ट हो गया, या फिर हम लोग उसके बारे में टीवीज में पढ़ते हैं कि ये केस चल रहा है, तो कोर्ट के बारे में ये सुनवाई है, आज हियरिंग डेट है, तो बेसिकली इट्स नॉट अ कंटेम्प्ट। सेक्शन 5 में हमारा ये डिफाइन है, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ अ जुडिशियल इज नो कंपन। फेयर क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है ना कि अगर आप किसी के बारे में मतलब अच्छी क्रिटिसिज्म कर रहे हो इन अ गुड वे, तो वो फेयर क्रिटिसिज्म में आ जाएगा। कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रीडिसिंग ऑफ प्रीडिसिंग ऑफ ऑफिसर that subordinate the court higher that subordinate the higher court in a good faith। देखो, अगर हम लोग अभी मान लो कि अगर हमें ये जो भी जज है, तो अगर हमें उनका जो भी जो जजमेंट है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो वी कैन ऑल्सो मूव टू द हायर बेंच ऑफ द जज, ताकि हम लोग उसे और भी प्रॉपर वे में जो है इसका जजमेंट दे सकें इन अ गुड फेथ। ठीक है, सेक्शन 13 में बेसिकली ये डिफाइंड है, नो पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट कंटेम्प्ट इज sustainable in nature and sustainable in interference with the court कोर्स ऑफ जस्टिस। जब तक कोर्ट ये नहीं मानती कि ये कंटेम्प्ट है, तब तक वो कंटेम्प्ट नहीं होता है, और वो ऐसा कंटेम्प्ट जो जो इंटरफेयर नहीं कर रहा है, जो हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, जो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट कर रहा है इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, तो इट्स नॉट अ कंटेम्प्ट गाइस। आई होप यू क्लियर।
So, what were the key elements of a criminal contempt? Chapter 3. So, criminal contempt cover the action that directly impugn the insult and dignity and functioning of the judiciary. जो हमारे क्रिमिनल कंप्लेंट उसको बोलते हैं जो हमारे डायरेक्टली इम्प्लूड इंडिकेट्स करे, जिसको हम लोगों ने इम्प्लीड लिखा है। तो डिग्निटी डैट फंक्शन मतलब जुडिशरी के ऊपर सवाल उठाए और उसके डिग्निटी के ऊपर सवाल उठाए कि ये तो जो है कि जुडिशरी फेवर में जजमेंट दे देती है, ये इसका जुडिशरी में ये इसका ऐसा रिलेशन है। तो ये सब जुडिशरी के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं कि ये जज ऐसे हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो दैट्स व्हाई इट्स लायबल फॉर अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है। एंड स्टैंडर्डाइजिंग द कोर्ट, any act that impede the improper motivate the judge undermine the public confidence in judiciary। जो मैंने आपको अभी बताया उसका यही मतलब है। और prejudge the proceedings, the publication of material that interferes the trends to interfere the due to the course of any judicial proceedings। तो कोई भी पब्लिश कर देते कोई भी मैटर दैट इंटरफेयर द ट्रेंड एंड इंटरफेयर विद ड्यू टू द कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पोस्ट कर देते हैं जो भी हिंड्रेंस क्रिएट करे, ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट करे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, तो वो भी एक तरह का आपका कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो interfering with justice, any act that obstruct the trend and obstruct the administration of justice in any manner, कोई भी ऐसा एक्ट जो हमारे जस्टिस को इंटरफेयर कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरफेयर कर रहा है, दैट विल क्रिएट ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब एक तरह का ऑब्जेक्शन क्रिएट करना, सवाल उठाना इन एनी मैनर जो भी सही नहीं है, जो कि सही नहीं है, तो वो भी एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ऊपर आ जाता है। तो पनिशमेंट फॉर द contempt, the section 12 the act provide the contempt of court may be punished with the simple imprisonment for the term which may extended to the 6 month, with the fine may extended with the 2000 rupees or the both, provided that accused may discharged or punishment discharged on the or the punishment awarded may be remitted on apology being made satisfaction of the court। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है सेक्शन 12 में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या क्या पनिशमेंट हो सकते हैं। इन सिंपल वर्ड उसको जेल हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ वो जेल जो है वो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है up to 2000 rupees, and accused may be discharged on awarded a remitted apology to made to the court। अगर हम लोग कोर्ट को सॉरी कह देते हैं या फिर मान लीजिए हमें कोर्ट के प्रति अगर हम उससे जो भी हम अपना कंटेम्प्ट किए हैं उसके प्रति हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, फिर हम उस गलती को मान लेते हैं और तो कोर्ट हमें उसके अकॉर्डिंग भी हमारे कंटेम्प्ट को मतलब जो है माफ़ कर देती है। तो इट विल बी डिक्रीज दैट कंटेम्प्ट ऑफ मतलब अगर आपने कोई भी कंटेम्प्ट करा है आप उसके लिए सॉरी फील करते हो तो उससे हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हट सकता है। जिससे मतलब बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हटाने के लिए अगर आपकी गलती है और आप उसको रियलाइज कर लेते हो तो इट डिपेंड ऑन कि आपने कैसा क्राइम तो नहीं कह सकते, कैसा आपने ये करा है, कंटेम्प्ट करा है, नेचर ऑफ दैट एक्ट। बट समटाइम्स अगर आप उसके लिए अपोलोजाइज कर अपोलॉजी क्रिएट करते हो, सॉरी कहते हो, तो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन हो जाता है कोर्ट को कि हाँ चलो इसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, तो इसकी जो सज़ा है वो कम कर देते हैं या फिर सज़ा को वो लोग हटा भी सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ जज ऑल्सो। और जो भी आपके ये होते हैं कि अगर आपने कोई भी कंटेम्प्ट करा है तो इसमें कुछ कुछ यही आपके पनिशमेंट है, आप पनिशमेंट को हटा भी सकते हो बाय दी योर एक्ट जो आपने करा है, जैसे कि आपने सॉरी कह दिया या फिर ये सारे प्रोविजंस ऑलरेडी मेंशन्ड है कि
इसमें आपको 6 मंथ की जेल हो सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया। The Defenses and Exceptions, Chapter 4. The Contempt of Court Act provides specific defenses, ensuring that the fair criticism and accurate reporting and be protected. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके बारे में आगे भी डिस्कस करना है। तो इनोसेंट पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है? द पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर without knowledge that is proceeding was pending। तो मान लीजिए हमें पता नहीं होता है कि वो प्रोसीडिंग्स है, जो प्रोसीडिंग्स है वो भी पेंडिंग पड़े हैं। तो उस वक्त अगर हम इनोसेंट गलती से पोस्ट कर देते हैं या पब्लिश कर देते हैं, तो वो भी एक तरह का आपका डिफेंस है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो फेयर क्रिटिसिज्म क्या होता है? द फेयर क्रिटिसिज्म इज अ जुडिशियल एक्ट और order and after a case decided to open principle is not contemporaneous. It's in a judicial act that case decided to be a permissible or as contempt, मतलब वो आपके कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जुडिशियल एक्ट है। The fair and accurate report. A fair and accurate report of a judicial proceeding is not a contempt, even it is sub judice। अगर हम लोग कुछ भी कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट उसको नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान अगर फेयर एक्यूरेट रिपोर्ट डाल रहा है कोई भी अगर जुडिशियल प्रोसीजर्स के ऊपर जो भी कोर्ट में चल रही होती है, तो वो कंटेम्प्ट नहीं होता। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि अगर कोई भी आजकल तो सारे जो भी हमारे जजमेंट्स होते हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड होते हैं, तो इट इज़ नॉट अ कंटेम्प्ट, और वो हमारे यूट्यूब पे भी पब्लिश होता है। तो इट इज़ नॉट अ कंटेम्प्ट कि अगर आप कोर्ट के जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है तो वो अगर आप डाल रहे हो विद द परमिशन ऑफ दैट कोर्ट ऑल्सो इट मैंडेटरी। Bona fide complaint, a complaint which is made in good faith against the proceedings officer and a superior authority is not contempt। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई भी जज है जिसको, मतलब ऐसे मैं बोल नहीं सकता, बट कोई भी मान लीजिए जज है, तो अगर उसको आप उसके जजमेंट से खुश नहीं है या फिर वो जज को उस हिसाब से वो नॉलेज नहीं है और उसके वो क्या बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी में है, अकाउंटेबिलिटी में नहीं है और कैपेबिलिटी में नहीं है कि वो ऐसा जजमेंट वो मतलब वो कर दे, तो आप उस जजमेंट को लेके हायर अथॉरिटी में भी जा सकते हो और कंप्लेन कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपने हाई कोर्ट में उसके जजमेंट से खुश नहीं हो, तो आप वही कंटेम्प्ट की जजमेंट से खुश नहीं हो कि इसने ये ऐसा कुछ मैंने कंटेम्प्ट नहीं करा था, तो आप फर्स्ट बेंच, मान लो कोई अगर जज है तो वो फर्स्ट बेंच में बैठ के उसका जजमेंट सुना दिया गया है। तो अगर आपके उसका जजमेंट से खुश नहीं हो तो आप सेकंड बेंच में भी जा सकते हो, तो वो जो आपका जो केस है वो सेकंड बेंच के जज पे चल जाएगा। तो दैट विल बी द मीनिंग ऑफ बोनाफाइड कंप्लेंट। द प्रोसीजर एंड पनिशमेंट, चैप्टर 5 में हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो द प्रोसीजर दैट फॉर द इनहेरिटिंग द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स governed by the act and rules made by the high court। तो एक्ट एंड रूल जो भी जो प्रोसीजर्स होते हैं, वो जो भी हम लोग इनहेरिटिंग कंटेम्प्ट करते हैं, जो प्रोसीजर्स जो भी गवर्न करा जाता है, वो सारा कुछ हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इनहेरिटेंस, इट कैन बी इनहेरिटेड सू मोटो ऑन इट्स ओन मोशन। बेसिकली इनहेरिटेड सू मोटो का क्या मतलब होता है? इट्स ओन मोशन बाय द कोर्ट or the motion by the an advocate general, any person with the consent of an advocate general। मैंने आपको बताया था कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी मतलब ये लोअर कोर्ट में अभी कोई भी कंटेम्प्ट होता है तो एडवोकेट जनरल भी उस पे ये एप्लीकेशन देते हैं, तो ये इट्स ओन मोशन में चलता है, ये आप पे डिपेंड करता है। इनहेरिटेंस का मतलब वही होता है कि कोर्ट पे डिपेंड करना होता है। Any hearings, the accused must be given a notice, a reasonable opportunity to defend themselves। हियरिंग्स में हम लोग अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, ये हमारा बेसिक राइट है। तो हियरिंग का यही मतलब है। और पनिशमेंट, सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ एंड फाइन अप टू 2000, बोथ अपॉलजी मे बी एक्सेप्टेड। हम फाइन भी दे सकते हैं और इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, और अगर हम लोग सॉरी कहते हैं तो वो भी एक्सेप्टेंस है कि अगर हम अपने कंटेम्प्ट को लेके सॉरी है तो वो भी एक्सेप्टेड है गाइस।
uh, the remedy against the order of punishment. Apology that counter the trend apology that court may accept if it is satisfied with that ट्रेंड अपॉलजी रियल सेंस एंड रिपिटेंस। अगर आपकी जो अपोलोजाइजिंग जो तरीका है अगर वो रियल है और फेक नहीं लगे तो कोर्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो सेटिस्फाई है या नहीं। एंड सेक्शन 12 इन अपील, सेक्शन अपील भी कर सकते हैं। अपील शैल बी लाई ऑन द राइट फॉर्म of any order of High Court is extract of it jurisdiction to punish and contempt। तो अपील कर सकते हैं कि इसकी जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट में जाए और एक्सपर्ट विल बी जुडिस मतलब अपील कर सकते हैं कि इसकी जो ये जो मैंने ऑर्डर मेरे को मिला है ये अपील तो हम लोग कर ही सकते हैं। ये हमारा बेसिकली अगर हम एक जगह से खुश नहीं है इसके जो भी जुडिशियल ये आए हैं जजमेंट आए हैं तो हम लोग उसको फर्दर अपील कर सकते हैं। वेयर द ऑर्डर इज direction that the single judge bench is not less than two judge bench of court where the order of decision that with division in benches to the supreme court। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक कोई भी जज है जिसकी हम लोग ऑर्डर या जजमेंट से खुश नहीं है तो वो मान लीजिए हाई कोर्ट में है तो हम उसके हाई कोर्ट में फर्स्ट बेंच का जज है तो हम लोग उसको सेकंड वो आपका केस सेकंड बेंच में भी जा सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो बेसिकली ये रेमेडीज है जिसको आप ले सकते हो ऑफन फॉर एन ऑर्डर। अगर कोई ऑर्डर पास हो जाता है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो आप उसमें ये चीज़ें कर सकते हैं कि मेरे को अगर कोई भी रेमेडी क्या है अगर कंटेम्प्ट का ऑर्डर पास हो जाता है या तो रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ जुडिशल इंटरप्रिटेशन क्यों ये इम्पोर्टेंट है। द सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिडर्ड एंड एम्फसाइज्ड दैट पावर ऑफ कंटेम्प्ट मस्ट बी यूज्ड एंड स्ट्रांगली दैट केस इज गिवन नेसेसिटी balancing the right court need to the balance the protection of judicial dignity and the fundamental right of freedom and speech expression article 19। इसका मतलब ये है कि अगर हमें आर्टिकल 19 का जो भी हमारा जो है आर्टिकल 19 हमें मिला हुआ है दैट्स रिवॉल्व अराउंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमें उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट मिला हुआ है तो हम किसी के बारे में या फिर किसी जुडिशरी के बारे में कुछ भी बुरा बोले। तो सीधे 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 मतलब इसका यही होता है कि हमें अपने राइट्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना आना चाहिए और क्या हमें बोलना है और कब बोलना है ये हमें पता होना चाहिए। The involving of media. The new challenges arise from the social media, the digital publication requiring the continuous judicial adaptation that contempt laws। द ट्रुथ ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ट्रुथ एज डिफेंस। ट्रुथ एज डिफेंस का मतलब क्या होता है। इन 2006 द अमेंडमेंट ऑफ इंट्रोड्यूस द ट्रुथ इज अ वैलिड डिफेंस इफ इट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट दैट इवोक द गुड फेथ। जो ट्रुथ है जो सच्चाई है वो एक वैलिड डिफेंस है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट पे है और इट इवोक इन गुड फेथ। अगर हम लोग सही बोल रहे हैं और अगर अच्छे फेथ में आके बोल रहे हैं किसी का बुरा नहीं चाहते तो वो भी एक अच्छा डिफेंस हो सकता है। तो summary, now it's time to wind up that the session। So the contempt of court is a vital mechanism in Indian law that protect the authority and integrity of judicial system, ensuring that public faith in the administration of justice। सबसे पहले आता है जुडिशियल इंटीग्रिटी व्हेन इफेक्टिव जस्टिस एंड द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क क्या होता है। स्टैट्यूटरी का बेसिकली मतलब होता है लॉ। लॉ का जो फ्रेमवर्क है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दीज आर द पावर इज नॉट फॉरवर्ड यूज बाय द मेंटेन द रजिस्ट्री ऑफ लॉ। बेसिकली जो भी हमारा लॉ होता है ना वो तीन तरीके से काम करता है, नहीं चार तरीके से काम करता है जो मैंने यहाँ पे पिरामिड के थ्रू मैंने मेंशन करा है। तो कंटेम्प्ट इसी चार चीज के आसपास रिवॉल्व करते हैं।
So first one is judicial integrity, second was effective justice, second one is effective justice, third one is statutory framework, and the last one is constitutionally mandate. So I hope you will get the topic और आपको clear हो गया होगा. If you have any kind of problem, you can feel free to ask in comment section and don't forget to follow Law Minds. Thank you so much. Bye bye.